हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। अगर आप वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। रिक्वेस्ट है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमको। अगर कीजिएगा तो कंटेंट अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छा और इम्प्रूव करूँगा। चलिए खैर शुरू करते हैं हम लोग 10th क्लास के जो हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 1 है ना। चैप्टर 1 में क्या है तो नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है ना, यानी भारत में राष्ट्रवाद क्या है तो नेशनलिज्म इन इंडिया फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद क्या है तो भारत में राष्ट्रवाद। अच्छा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद? तो लव टुवार्ड द कंट्री, लव टुवार्ड द कंट्री नोन एज नेशनलिज्म। अपने, और कहा जाए अगर शॉर्ट में तो अपने देश के लिए प्रेम, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग टू द कंट्री नोन एज नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद क्या है तो राष्ट्रवाद अपने देश के लिए प्रेम है, लव टू द कंट्री नोन एज नेशनलिज्म। ओके, तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर से अगर इसका बात करें, पहला चैप्टर नेशनलिज्म इंडिया का, तो अगर हम राष्ट्रवाद का अर्थ जो है विरोध करना नहीं होता है, मतलब परिवर्तन और समाज को जो है नए नए इच्छा में ऐसे समाज का निर्माण करना होता है जिसमें पूरी तरह की जो समाप्त करने की औपनिवेशिक, औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल पावर जो कोई और रूल कर रहा है उसको हटाकर जो है हम अपना एक मतलब क्या हो, अपना जो है इच्छा हो, अपना संविधान हो, अभिव्यक्ति की, है ना, मतलब हम अब कुछ जो बोलना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की हमको आज़ादी हो, इस तरह की चीज़ें होती है। राष्ट्रवाद में देखो, इंटरनेशनली पीपल बिलीव दैट देयर कंट्री इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द पीपल ऑल्सो शेयर एमंग देम कल्चर, ट्रेडिशन, है ना, लैंग्वेजेज एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रवाद में होती है। अब देखिए, कहा था कि भारत भारत का जो कल्चर है वो पश्चिम के अनुसार यानी वेस्ट के अकॉर्डिंग कंपेरिजन में हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी बेस्ट है, अच्छा है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो संस्कृति है वो जो है स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है या आध्यात्मिकवादी है, और जबकि विदेशी क्या है, भौतिकवादी है, ठीक है ना, भौतिक चीज़ों के भागना। तो इसी तरह से और आप शुरू करेंगे शुरू में चैप्टर में, तो क्या है कि वियतनाम आप जानते हैं, चाइना वाला, चाइना का पड़ोसी राष्ट्र है, चाइना उस पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। उपनिवेशिक तरह से भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो है जो घटना है वो कोलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद के विरोध के आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है ना। और उपनिवेश शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग जो है आपसी एकता को पहचानने लगे थे और सबको इक्वली ट्रीट करा था ना, ब्रिटिश वाले या यूरोपियन वाले सबको, तब एक दूसरे में समूह में जो है वो बांध दिया उन्होंने। और हर वर्ग के लोग जो है उपनिवेशवाद का जो है अब क्या कर रहे थे तो विरोध कर रहे थे, कॉलोनिज्म का विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। उनके अनुभव भी अलग नहीं थे और स्वतंत्रता के मायने भी सब लोग के पास भिन्न थे, अनुभव अलग थे और भिन्न भी थे, अलग अलग थे, डिफरेंट डिफरेंट। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है सबको इकट्ठा किया गया, सब इकट्ठे हुए, फिर शुरू हुआ। हम लोगों ने, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन खड़ा किया, है ना, और एकता में टकराव के बिंदु भी थे उस समय। और पुस्तक में हम जो है 1920 के बाद जो आई राष्ट्रीय चेतना जो थी गांधी जी के आने के बाद, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और उसी को गांधी एरा के नाम से जाना जाता है ना, जिसमें गांधी जी कांग्रेस के माध्यम से जो है कॉलोनियल पावर के विरुद्ध जो है नॉन कॉर्पोरेशन या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत किया उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात किया जाए, है ना, फर्स्ट यूनिट अगर हम बात किया जाए तो वो है व्हाई द नॉन कॉर्पोरेशन या सत्याग्रह का विचार। गांधी जी का जो है क्या है, सत्याग्रह का विचार। पहले तो हम देखिए, पहले हम क्या जानते हैं कि पहले जानेंगे
द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड खिलाफत मूवमेंट। है ना, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग, नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग, है ना। तो क्या होगा, पहला विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। देखिए, तो हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्साय की जो अलायंस हुआ तो उससे शुरू हो गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब तक चला, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो ये 1914 से 18 तक चला, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो वर्साय की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ और सभी युद्ध उपनिवेशिक राज्यों में एक नया जोश के साथ जो है ये शुरू हुआ था। सब लोग को अपना अपना ग्रीड था, लालच था कि हमको ये प्राप्त हो जाएगा, हमको वो प्राप्त हो जाएगा। वर्ल्ड दो पावर में डिवाइड हो गया था। कौन कौन, तो एक तो था सेंट्रल पावर और एक अलायंस पावर, ठीक है, सेंट्रल पावर और एक अलायंस पावर। तो दो ग्रुप में जो है वर्ल्ड बढ़ चुके थे, सेंट्रल पावर और अलायंस पावर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जो है टर्की के राजा, टर्की के शासक जिसको खलीफा कहा था, खलीफा, है ना, कौन था, तुर्की का शासक, तुर्की, जिसका तुर्किया भी नाम हो गया, चेंज हो गया है। उसका जो रूलर होता था तुर्की का, है ना, जो तुर्की का जो शासक होता था, है ना, तुर्की का, उसको क्या बोलते थे, खलीफा। सॉरी, क्या बोलते थे उसको, उसको बोलते थे खलीफा, है ना। तो खलीफा जो होता था उसी समय जो है वो खलीफा वो दुनिया के मुस्लिमों का धर्म गुरु हुआ करता था, है ना, रिलीजियस टीचर्स। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की जो है अलायंस, मतलब जो जर्मनी और इटली के साथ मिलकर लड़ा था, ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ा था। हारने के बाद जो है ब्रिटिश जो है उसको टॉर्चर करने लगे, उसके जो चीज़ें हैं, मतलब उसके जो एरिया है उसको कंट्रोल करने लगे और डिमोलाइज करने लगे, विजिट करने लगे। तो भारतीय खासकर कि यंग मुस्लिम को जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो दो भाई जो है शौकत अली, कौन, तो शौकत अली, अली और कौन, तो मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने शुरू किया था। और 1919 में जो है खिलाफत कमेटी गठन हुआ, है ना। क्या हुआ, तो 1919 में खिलाफत जो है कमेटी जो है वो गठन हुआ था, है ना। और देखिए बाद में जो है गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। तो शौकत अली, मोहम्मद अली ने कहा कि आप इसको लीड कीजिए, तो उन्होंने लीड किया और खिलाफत आंदोलन जो है वो जो है चलता रहा 1924 तक। बाद में जो है टर्की में जो है कौन आ गया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की में कौन आ गया, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, नाम ही तो है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। तो उसने जो खलीफा पोस्ट था, खलीफा का जो पोस्ट था वो ख़त्म कर दिया, है ना, ख़त्म कर दिया। तो अपने आप आंदोलन ख़त्म हो गया। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का क्या कहा जाता है, तो फादर कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का पिता, फादर कहा जाता है किसको, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का। एक तनख्वाह था, डिक्टेटर था, जो कि बाद में तुर्की पर कंट्रोल कर दिया। ऑटोमन एम्पायर के अंदर में ही तुर्की था। ऑटोमन एम्पायर सब नाम सुने होंगे फर्स्ट चैप्टर में, यूरोप में, ठीक है। ये तो हो गया खलीफा। तो जो खिलाफत मूवमेंट था अंततः वो 1924 में पूरी तरह से खत्म हो गया। तो फिर अपने आप शांत हो गया, ठीक है ना। गांधी ने इसको सपोर्ट किया था, इसके बारे में लीड भी किया था।
और गांधी जी और शौकत अली ने पूरे भारत में घूमकर जो है लोगों से क्या मांगा, तो इसके लिए सपोर्ट मांगा ताकि जो है ये आंदोलन जो है वो आगे की ओर बढ़ सके पूरे भारत में। ठीक है, एक वर्ड आएगा, आप जब फर्स्ट यूनिट में ही देखेंगे तो फोर्स रिक्रूटमेंट क्या हुआ था, तो ये है फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट तो रूरल एरिया में जो है जो है बात करेंगे, उस समय ज़बरदस्ती जो है लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने को जो है उसको फोर्स रिक्रूटमेंट कहा जाता है। फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कराने की ये फोर्स रिक्रूटमेंट था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो है वर्साई की संधि के बाद शुरू हो गया था। जो है ये 1914 से 18 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है ना, और इसमें जो भारतीयों ने जो है उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश को, अंग्रेजों को तन मन धन से मतलब हेल्प किया था, लड़ाई लड़ा था उसके खिलाफ में। और उसने इस युद्ध के रक्षा में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पूरा करने का अंग्रेजी सरकार ने जनता के प्रति अधिक कर भी टैक्स भी लगा दिया, और टैक्स लगाकर आयकर विभाग में काफ़ी वृद्धि कर दी, युद्ध में लड़ने में खर्चा किया, और भारतीय बाजारों को जो है कीमतों को जो है आसमान छूने लगे, यानी महंगाई बढ़ गई, है ना। और युद्ध के समय सेना में जबरन जो है भर्ती करने के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी नाराज थे। जिसे फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट में विलेज जगह लिखेगा आपके बुक में होगा, विलेजर वेयर द कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई द सोल्जर्स और द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया कॉज द वाइडर्स वेयर द एंगर। मतलब रूरल एरिया में, देहाती इलाके में जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था, इसको फोर्स रिक्रूटमेंट कहा जाता है। लोग काफ़ी नाराज थे। और 1920-21 के काल में, कब, तो 1900 जो 1920 से 1921 के जो कार्यकाल में था, है ना, 1921 के काल में जो है भयंकर अकाल पड़ा। क्या जो है भयंकर एकदम अकाल पड़ा, है ना, अकाल जो है वो पड़ा। क्या पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, भयंकर अकाल, तभी पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है ना। इस अकाल में लगभग जो है मतलब मुझे नहीं कि 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ मतलब लोग जो है, या मतलब उससे भी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। मैंने करोड़ों लोग जो है इसमें कह सकते हैं कि मारे गए थे। मतलब लाखों लोग, 1 करोड़ लोग जो है इसमें मार सके। मैंने बहुत 1 लाख करोड़, 1,20,000, 10,000, 30,000 कहिए या करोड़ों कहिए लोग इसमें, मैंने बहुत सारे लोग मारे गए, आप समझ लीजिए इसमें। अब रहा जो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है ना, क्या है, तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मतलब सत्याग्रह का विचार गांधी जी कैसे आया, तो हम जानते हैं कि गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। कहाँ, पोरबंदर, पोरबंदर हुआ था। पोरबंदर में, पोरबंदर कहाँ था, गुजरात में, गुजरात में हुआ था, है ना। और इनके पिताजी का नाम क्या था, तो फादर का जो नाम था, फादर का वो नाम था करमचंद गांधी। फादर का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी, है ना, करमचंद गांधी नाम था। ये राजकोट के रियासत के दीवान थे। और ये जो है इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड से औकात पास किए गांधी जी, और भारत में लौटने पर औकात शुरू की। बाद में जो है वो 1893 में, 1893 में यानी 1893 में कहाँ गए, तो ये गए और जो है इंग्लैंड, है ना, कहाँ गए, तो इंग्लैंड गए। वहाँ से औकात की, वहाँ से जो क्या की, औकात की, मतलब सॉरी 91 में गए थे, 91 में गए थे, है ना।
89 में मतलब वो गए थे 89 में, ऐसे कहिए 89 में गए। और फिर वहाँ मतलब करमचंद का इंग्लैंड गए और वहाँ से औकात किया। औकात करने के बाद जो है 1893 में कहाँ 1893 में कहाँ गए? अफ्रीका गए। अफ्रीका गए। अफ्रीका कह लगे तो एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी था गुजरात का ही, ठीक से नहीं हुआ, हम आपको फिर से लिखते हैं इसको। अब्दुल्ला, है ना, अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस के परिवेश सिलसिले में वो गए कहाँ पर? तो अफ्रीका गए। वहाँ उस केस में जीते भी है। वहाँ रंग भेद नीति या ब्लैक एंड व्हाइट नीति का वहाँ जो है सामना हुआ। यहाँ उन्होंने जो है ट्रेन पर धक्का निकाल के उनको बाहर निकाल दिया गया, जबकि फर्स्ट क्लास बोगी में बैठे थे, उनका टिकट भी था, फिर भी निकाल दिया गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे साथ पढ़े हुए लिखे के साथ वे जो है उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है तो और लोग के साथ कैसे करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर रंग भेद की नीति करते हैं और वहाँ उसके सत्याग्रह भी चलाते हैं और विजय भी होते हैं वहाँ पे। फिर से जो है अब गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न आते हैं कब? तो गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है भारत आ जाते हैं। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। और वहां जो है आने के बाद जो हम देखते हैं कि 1916 में ये लखनऊ कांग्रेस सेशन में 1916 में कहा तो लखनऊ कांग्रेस सेशन में शामिल हुए पहली बार जो है। वहां से आने के बाद लखनऊ कांग्रेस सेशन में शामिल हुए। वहीं पर वो जो है राजकुमार शुक्ल से मिले, है ना, राजकुमार शुक्ल से मिले कहाँ? लखनऊ कांग्रेस सेशन में, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने कहा कि भाई जो है चंपारण में काफ़ी जो है लोगों के साथ बुरा हो रहा है, आप वहाँ आइए और जो है यहाँ पर जो है आप हम लोग का भी कुछ निदान कीजिए, किसानों का भी इस जुर्म से बताइए। फिर गांधी जी ने जो है 1917 में वो चंपारण आए। कब? 1917 में चंपारण आए और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। क्या हुआ? तो 1917 में चंपारण जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। इसको तीन कठिया आंदोलन भी बोलते हैं। तीन, है ना, तीन कठिया आंदोलन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जिसके पास 20 कट्ठा जमीन है उसको 3 हिस्से 3 कट्ठा पर नील उगाने की अनिवार्यता कर दी गई थी, नेसेसरी कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश के द्वारा। तो ये जुर्म के खिलाफ जो है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया। ओके, और वहाँ समाप्त कर दिया। राजकुमार शुक्ल ने इन्वाइट किए थे, बिहार के किसान थे, उनको उन्होंने किया था। अब देखेंगे कि 1918 में गांधी जी के 2 आंदोलन चले। 2 आंदोलन कौन कौन थे? तो खेड़ा ऐसे ये डी है, खेड़ा मूवमेंट। और एक था खेड़ा मूवमेंट पे डालते हैं, 1918 में हुआ था। ये खेड़ा में क्या था कि किसान की फसल बर्बाद हो गई थी और फिर भी ब्रिटिश जो है वो मांग रहे थे पैसा, टैक्स मांग रहे थे, जबकि ऐसा पहले से था कि अगर फसल बर्बाद हो तो टैक्स नहीं देना है, लेकिन ब्रिटिश नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी ने टैक्स नहीं दो, कर नहीं दो, इसका आंदोलन चलाया, मूवमेंट चलाया गांधी जी ने। इसको बोलते हैं खेड़ा मूवमेंट, है ना। लोगों का जो टैक्स माफ़ करवा दिया, जो कहा गया कि भाई टैक्स जो पैसा अपने सुख से टैक्स पे करने लायक वही देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो खेड़ा मूवमेंट चलाया उसमें। और दूसरा जो है 1918 में ही अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद ये द है, अहमदाबाद में जो है मिल
मिल मजदूर जो है मिल मजदूरों के सपोर्ट में, और यहाँ पर सपोर्ट में जो है मैंने उन्हें चलाया यहाँ सैलरी और बोनस के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए सैलरी और बोनस। तो पहले से वादा किया था उतना नहीं दे रहा था, तो बाद में गांधी जी ने मिल मजदूर और मालिकों के बीच समझौता करा दिया, और इसका 27 से 33% तक जो है सैलरी और बोनस में जो है बढ़ोतरी करा दिया गया था। दो, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन, दोनों जो 1918 में चला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह है ना, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो देखिए, धर्म एंड नॉन वायलेंस, आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये क्या है। तो दो वर्ड जो है यहाँ पर, धर्म एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, धर्म एंड नॉन वायलेंस, ये जो है दो वर्ड यानी रिक्वेस्ट विथ ट्रूथ, यानी हम अपने जो हमारा जो बुरा चाहता है उसका भी हम बुरा नहीं चाहते हुए उसके माइंड को, उनको हार्ट को चेंज करके अपने बात मनवाए, ये सत्याग्रह है गांधी जी के अकॉर्डिंग। ओके, ये हो गया। अब है रॉलेट एक सत्याग्रह क्या है। तो दूसरा देखें, द रॉलेट एक सत्याग्रह। ये जो है फिर से रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट कानून है ना, रॉलेट एक्ट है जो देखिए ये 1918 में कामयाबी जो उत्साहित हैं गांधी जी, और 18 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 1418 में गांधी जी जो प्रोमिस किया था ब्रिटिश ने, वो पूरा नहीं किया। तो कैसे लोगों को हम आतंकित करने के लिए, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए उसने एक जो है क्या किया, तो एक कानून पास किया, रॉलेट सत्याग्रह। इस एक्ट के अंदर में किसी को भी 2 साल के लिए जो है बिना कोई सबूत गवाह के, बिना कोई कोर्ट में पेश किए हुए किसी को 2 साल के लिए भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनको जेल में बंद कर सकते थे, है ना। इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया। इसके अंदर में ब्रिटिश पुलिस को ह्यूज पावर मिल गया कंट्रोल करने के लिए, है ना, आतंकित करने के लोगों को। और इसके विरुद्ध में इसको भारतीय लोगों ने जो है ब्लैक कानून, काला कानून कहा, है ना, ब्लैक लॉ, ऐसे ब्लैक जो है ब्लैक लॉ, है ना, ब्लैक लॉ या काला कानून, ठीक है ना। और इस कानून के विरोध में जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल को क्या चलाया, तो हड़ताल शुरू कीजिए, है ना, हड़ताल यानी रॉलेट सत्याग्रह चलाया गांधी ने 6 अप्रैल को, ठीक है ना। विभिन्न शहरों में जो शहर जुलूस निकला, रेलवे वर्कशॉप में हड़ताल किए गए, काम रुक गए, दुकानें बंद की गई, और व्यापार जो है जगह जगह काफ़ी चिंतित हो गया। रेलवे की टेलीग्राफ संचार सुविधा को भी भंग कर दिया गया, यानी कम्युनिकेशन जो थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने जो है मतलब क्रांतिकारियों का मारना कुचलना, दमन करना शुरू कर दिया, है ना। और जो है यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तो अमृतसर के स्थानीय जो नेता थे उस हिरासत में ले लिए गए, है ना। और गांधी जी को यहाँ पर दिल्ली में प्रवेश करने की मतलब गांधी जी को जो क्या हुआ कि गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी, यानी गांधी जी जो है दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और फिर देखते हैं कि 10 अप्रैल 1919 को जो है पुलिस ने जो है अमृतसर में, कहा तो अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों ने बैंक, जगखाना, रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे, और तब मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है ना। इस समय मार्शल लॉ ऐसे मार्शल लॉ लगा दिया, माने बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, कर्फ्यू लगा दिया, 44 धारा एक्ट जो है 44 लगा दिया। और इससे पहले इसी एक्ट में, मेरा एक्ट में सैफुद्दीन किचलू, क्या नाम है, तो
दीन, सैफुद्दीन किचलू, किचलू और सत्यपाल। है ना, सत्यपाल ल है, ठीक से या थोड़ा सा पीछे लिखते हैं। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दो जो स्थानीय लोकल लीडर थे, पॉपुलर लीडर थे, उनको जो है रौलट के अंदर में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, तो अरेस्ट कर लिया। ठीक है, क्या नाम था, तो सत्यपाल और सत्युद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। और अमृतसर में जो क्या हुआ, तो 13 अप्रैल को, अब घटना क्या है, तो 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जो है अमृतसर में लोगों ने अपने स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से जो है सभा कर रहे थे। लोगों को मार्शल लॉ के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है। और जालियांवाला बाग एक ऐसा था जहाँ पर घुसने के लिए, एंट्री करने के लिए एक ही गेट था और आने के लिए भी। वहाँ पर जनरल डायर जो है, कौन, तो जनरल डायर, उसका नाम थोड़ा सा अलग है, उतना नहीं जानिए आप लोग। रेजिनाल्ड, जनरल डायर है रेजिनाल्ड, लेकिन जनरल डायर के नाम से याद रखिए। डायर जो है दुष्ट पुलिसकर्मी था, बहुत कमीना था ये आया और अपने पुलिसकर्मियों के साथ आया और धड़ाधड़ जो है जहाँ गेट से निकलने का जो रास्ता था उसी पर गोली चलाना शुरू कर दिया। और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, है ना, और सिपाहियों की भीड़ ने गोली चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। घायल को जो पहुंचाने के लिए मतलब कोई व्यवस्था नहीं था, कोई कर्फ्यू लगा हुआ था। और घायल जो थे, जो कुआं में गिर के मर गए, बच्चे बुजुर्ग सब, महिलाएं सभी थी। और काफ़ी क्रूर ये घटना थी। इसको जालियांवाला बाग मैस्केनो बोलते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार बोलते हैं। ये काफ़ी जो है दहशत फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए सर ने किया था। और रॉलेट धाराओं में इस प्रकार क्या था कि युद्ध समाप्ति के बाद लोगों को स्वराज की क्या पहले क्या थी, उससे पहले दिया था, प्रोमिस किया था। तो युद्ध समाप्ति में जो वार्स एंड होगा तो स्वराज, जो स्वशासन जो है लोग में जो है दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और 1919 एक्ट की तहत जो है, जिसमें प्रशासन को जो है किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का बिना मुकदमे चलाने का आदेश दिया गया था। फिर जो है देश में 6 अप्रैल 1900 के दिन जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को जो है 1919 में राष्ट्रीय अपमान दिवस जो है अपनाया गया। ओके, फिर 7 अप्रैल को बम्बई जा रहे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर दिल्ली, अहमदाबाद और स्थानों पर जो है काफ़ी उपद्रव हुआ और पुलिस ने कभी जो है लाठीचार्ज किया, बहुत सारे लोग पीटे गए, मारे गए उसमें। इसमें क्या हुआ तो वो बता चुके आप लोगों को, ये चीज़ें हुई थी। और 10 मिनट तक लगातार गोली चला, कितना, तो 10 मिनट तक जो है लगातार गोली चला, जब तक कि गोली खत्म नहीं हो गया उन लोग के, है ना। और हत्या का जानबूझ किया गया था। और फिर जाके जो बाद में जो है 13 मार्च को, 13 मार्च, है ना, 13 मार्च 1940 को, है ना, क्रांतिकारी उधम सिंह जी ने जो है इस दुष्ट की हत्या कर दी। किसके, जनरल डायर की जो है गोली मारकर हत्या कर दी। जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको गोली मार के हत्या कर दी। इस रॉलेट घटना के बाद जो है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो जो है सर की उपाधि या पदवी कहिए या ऑनर कहिए, उन्होंने रिटायर कर दी, या नाइटहुड भी कह सकते हैं, नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दी। गांधी ने भी अपना सामान लौटा दिया, केसरी हिंद जो भी उनको सामान मिला था उसको भी रिटर्न कर दिया। जैसे जलियांवाला की खबर जो फैली सारे जगह पे, वो काफ़ी जो है लोग जो हत्या कर, लोग जहाँ था उसके खिलाफ जो है लोगों ने जो है अंग्रेजी के खिलाफ जो है काफ़ी रोष माहौल जो है लोगों के मन में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है संतोष पैदा मुसलमानों के साथ मिलकर जो है आंदोलन चलाने का मन बना लिया। और प्रथम विश्व लड़ाई में जो है देख चुके हैं, उसके बाद खिलाफत आंदोलन। अब असहयोग क्यों है दा, व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाई नॉन कॉपरेशन। व्हाई नॉन कॉपरेशन, चलिए तो पहले गांधी जी ने जो है एक बुक लिखा था, हिंद स्वराज, हिंद है ना, हिंद स्वराज बुक। कब लिखा था ये बुक को, तो इस बुक को जो है उन्होंने लिखा था 1909 में। अच्छा, 1909 में मार्लो मेंटो एक्ट भी पास हुआ था और उसमें डिक्री लेकर बताया था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है यहाँ टिका हुआ है
भारतीय के सहयोग से, अगर भारतीय सहयोग नहीं करे तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हिंद स्वराज बुक जो है, गांधी जी जो है जहाज़ पर यात्रा करते हुए अफ्रीका से इंग्लैंड से अफ्रीका जाते हुए जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी, है ना। ये आपकी बुक में नहीं है वैसे, वो जहाज़ का नाम था SS, है ना, कोंडेन। तो यहाँ पर किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, गांधी जी ने जब असहयोग शुरू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, है ना। इसको जो गांधी जी ने, इसमें प्रोग्राम था क्या, बायकाट करना। क्या प्रोग्राम था, तो बायकाट प्रोग्राम। इसको बहुत लोग बॉयकॉट पढ़ते, बॉयकॉट नहीं पढ़ेंगे, बायकाट पढ़ेंगे। तो मतलब जो भी इसमें क्या था, तो ब्रिटिश सहयोग नहीं करना था, बायकाट असहयोग करना था। तो क्या करना था, तो विदेशी माल यानी विदेशी गुड्स का बहिष्कार, स्वदेशी गुड्स का यूज किया जाए, अपने देश का बना हुआ सब सामान यूज करेंगे। और गांधी जो असहयोग कार्यक्रम जो है कांग्रेस ने कलकत्ता के अधिवेशन में अपनाया। कहाँ अपनाया, तो गांधी जी कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता सेशन में या अधिवेशन, सेशन या अधिवेशन कहिए, हिंदी में अधिवेशन में अपनाया गया। हालांकि शुरू में बहुत लोगों ने इसका अपोज किया, विरोध किया, है ना। और स्थानीय उपाधियों का त्याग किया गया। जो पद पर थे सरकारी, उसको छोड़ने के, जो स्टूडेंट थे, जो बच्चे थे, जो स्कूल जाना छोड़ दिया, ओके। और लोग वकालत करने, वकील लोगों ने छोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें हुई। और कहीं भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है स्कूल और कॉलेज भी खोले। कुछ लोग टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिए, शिक्षक के रूप में काम करना शुरू हुए। उसी में लाजपत राय या फिर आप देखेंगे कि मनोहर मालवीय ऐसे नेताओं ने भी स्कूल कॉलेज की स्थापना कराया। बहुत लोग टीचर बनकर पढ़ाने लगे, ठीक है ना। और जो नेशनल काउंसिल थे यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानमंडल, विधानसभा, उसका बहिष्कार किया गया। सैनिक, क्लर्क, मजदूर सब ने कार्य करने से जो है इनकार कर दिया। गांधी जी ने इस बाइकाट जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। और गांधी जी और शौकत अली ने, गांधी जी और शौकत अली ने पूरे भारत देश का दौरा किया, घूम घूम के दौरा किया। और जो है मतलब ऐसा जो मतलब समर्थन मांगा लोगों का, ओके, ठीक है। एक आप पिक्चर देखिएगा बुक में जो है ब्रिटिश सिपाही के सामने जो है भारतीय जो नाक रगड़ते हुए चल रहे थे, यानी लोगों को टर्चर करने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए ऐसा कर रहे थे कि ब्रिटिश अधिकारी के सामने से कोई भी गुजरेगा भारतीय, तो नाक रगड़ते हुए जो है उसको जाना है, रेंग कर जाना है, अपमानित करने के लिए ऐसा वो करता था, ठीक है ना। अब जो है हम बात करेंगे, अगर दूसरा यूनिट में हम आएंगे, अगर, है ना, डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट, यानी कि देखो यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जैसे डिफरिंग लिखा हुआ है, डिफरिंग एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट, शॉर्ट में हो गया मूवमेंट। यानी कि इसका अगर हिंदी की बात करें तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, अलग अलग लोग सोचना था। असहयोग के खिलाफ जो है जनवरी 1921 में जो है खिलाफत और देखिए खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो इसमें जो है सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं थी, एम्बिशन थी कि पूर्ति हो जाए। तो शहरों में आंदोलन, सबसे पहले देखेंगे शहरों में आंदोलन है, सिटी में क्या लिखेंगे, द मूवमेंट इन द टाउन, यानी शहर में आंदोलन। देखिए तो शुरू जो जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन में क्या किया कि बहिष्कार यानी बैकाट मूवमेंट शुरू हुआ। स्कूल, कॉलेज और न्यायालय का बहिष्कार किया, निर्णय लिया गया। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में बुलाकर, है ना, विशेष अधिवेशन था कलकत्ता में, है ना। यहाँ पर गांधी जी ने जो है 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का आश्वासन दिया। कलकत्ता में आंदोलन सितंबर में हुआ था, कलकत्ता में सितंबर में आलोचना हुआ, कहा कि भाई 1 साल में अगर हम लोग इस मूवमेंट से चलाएं तो हमको स्वराज मिल जाएगा, है ना। और दिसंबर में 1920 में, सितंबर में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ, है ना, स्वराज का वहाँ दिया उन्होंने। और नागपुर में दिसंबर में जो है वार्षिक अधिवेशन सैद्धांतिक बहुमत से पारित किया गया। और कांग्रेस के लिए 4 आना सदस्य था, नागपुर में ही 4 आना सदस्य था, यानी पैसा पे 4 आना या चरणीय कांग्रेस सदस्य भी इसको बोलते हैं। कितना,
तो ऐसे लिखेंगे 4 आना। चार आना, 4 आना जो है सदस्यता शुल्क रखा गया और भाषाई प्रांतीय कांग्रेस समिति की रचना की गई। और 15 सदस्यीय जो है, यानी यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 15 जो है सदस्यीय मेंबर्स जिसे बोलते हैं, सदस्यों के जो है कांग्रेस कार्यकारी गठन किया गया। जैसे मोतीलाल नेहरू, सिकंदर दास जो है, मोतीलाल नेहरू कौन, तो देखिए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास शुरू में इसका अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पॉजिटिव क्या था, हम बात करेंगे पॉजिटिव क्या था, है ना। पॉजिटिव जो है प्रोग्राम क्या था इसको, तो देखिए पूरे देश में राष्ट्रीय जो है स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई। राष्ट्रीय पंचायतों द्वारा केस जो है विवाद जो निपटारा किया जाएगा। खादी और हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प के माध्यम से तो स्वदेशी सामान को, गुड्स को, है ना, क्या बनाया गया, तो लोग ज़्यादा यूज करने लगे, तो हमारे लोगों को मुनाफा हुआ। ये सब पॉजिटिव थिंग हुआ। और हिंदू मुस्लिम की एकता की भावना संचार हुआ। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत और हरिजन दलित वर्गों को उत्थान के लिए प्रयास किया गया इसमें। और महिलाओं के कल्याण के लिए प्रोत्साहन किया गया, यानी उनको मतलब प्रमोट किया गया। और नेगेटिव पक्ष क्या था, नेगेटिव क्या था, नेगेटिव प्रोग्राम क्या था इसमें, तो देखिए 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की जब आया तो इसमें देशव्यापी हड़ताल स्ट्राइक हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को भारत आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया था, तो वो आया था 17 नवंबर 1921 को। 17 नवंबर 1921 है, 2 है, 21 है यहाँ पर, 21 को जो है वो भारत जब आया, पूरे देश में हड़ताल चल रहा था। बरदौली में जो है कर न अदा करने के लिए जो है आंदोलन चलाया गया। फिर हम देखें नेगेटिव में चौरी चौरा कांड हुआ। क्या हुआ, तो यहाँ पर ऐसे हुआ था 4 फरवरी का, 5 फरवरी मान लीजिए, 5 फरवरी के जो है चौरी चौरा घटना के कारण, कौन घटना, तो चौरी चौरा इंसिडेंट या घटना के कारण जो है, जो गोरखपुर, कहा तो गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर, जो यूपी में कहाँ है गोरखपुर, तो चौरी चौरा तो यूपी में है ना। यहाँ पर एक स्थानीय लोगों पर जो है, जुलूस पर जो है पुलिस ने लाठी चला दिया था, गोली चला दिया था। लोग गुस्सा गए और उस थाना में भाग गए। तो फिर क्या किया, तो लोगों ने वहाँ पर जाकर 21-22 पुलिसकर्मियों को क्या किया, तो जला दिया, जला के मार दिया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इस कारण गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या था, बंद कर दिया था, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या था, बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और देखिए आर्थिक जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया था। मद्रास के अलावा मद्रास में जस्टिस पार्टी, गांधी जी ने कहा कि इस चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन मद्रास में कहा, मद्रास में, ऐसे यहाँ हिंदी में लिखते हैं, यहाँ मद्रास में जो है जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई। जस्टिस पार्टी की स्थापना कौन किया था, तो नॉन ब्राह्मीण यानी गैर ब्राह्मणी लोगों ने किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जाएंगे पार्लियामेंट में, गांधी जी कहने से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को जाने का मौका मिल रहा है, वही जा रहे थे, हमको मौका, तो हमको भी मौका चाहिए, हम ही जाएंगे। तो उन्होंने मद्रास को छोड़ दिया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना किया गया। गैर ब्राह्मणी लोगों ने किया था कि हम भाग लेंगे चुनाव में, एंट्री करेंगे पार्लियामेंट में, इसलिए किया था। अब इकोनॉमिकल देखा जाए, इकोनॉमिक में पॉजिटिव देखा जाए तो 1921-22 के बीच में विदेशी जो आयात था, यानी इंपोर्ट था, इंपोर्ट यानी आयात, मंगाना, सामान मंगाना, वो हाफ हो गया, यानी आधा हो गया, है ना। अब बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों को व्यापार करने के मना कर दिया, धन लगाने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर ब्रिटिश को जो है, जिसका पहले जो है 102 करोड़ जो है, 102 करोड़ इनकम था, वो अब कितना रह गया, 57 करोड़ रह गया, मात्र कितना रह गया, 57 करोड़ रह गया, तो आधा हो गया।
और विदेशी माल का बहिष्कार भारत में एक बार फिर से जो है कुटीर उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ, हथकरघा उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। और 1921 में शहरों में जो है इस आंदोलन कमजोर पड़ने के कारण थे। और नेगेटिव था, ये नेगेटिव क्या था, तो नेगेटिव क्या था, तो नेगेटिव था यानी नकारात्मक ये था कि भारत में जो खादी जो है जो हाथ से तैयार किया जाता था और मशीन से बने जो कपड़ा थे विदेश से वो सस्ता होते थे, हमारे जो महंगे होते थे, ज़्यादा दिन तक गरीब लोग नहीं खरीद सकते थे। फिर ब्रिटिश का सामान खरीदने लगे और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी की स्थापना की गई, लेकिन उतना नहीं था कि हम हमेशा के लिए ये कर सके। तो विद्यार्थी फिर से और शिक्षक जो है स्कूल में लौटने लगे और वकील जो है दोबारा वकालत करने लगे, ये नेगेटिव चीज़ हुआ। और ग्रामीण इलाकों में यानी कंट्री साइड में यानी दूसरा क्या होगा, तो 2.2 में हम देखेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब होता है देहाती इलाका, ग्रामीण इलाका है ना, गांव। तो कह रहा है कि देखिए मतलब शहरों में जो है बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में जो है किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए संघर्ष आंदोलन में जो है ये समा गए इसमें से। और उसी में जो हम देखेंगे एक जो है एक सन्यासी जो थे बाबा रामचंद्र, क्या नाम था सन्यासी जी का, तो बाबा राम चंद्रा है ना, बाबा रामचंद्र है ना, एक सन्यासी थे। क्या थे, तो ये जो है एक जो है सन्यासी थे यानी साधु थे। ये जो है गिरमिटिया मजदूर या इंडेंच्योर्ड लेबर है ना, या गिरमिटिया मजदूर है ना के रूप में एक फिजी, एक जगह है फिजी देश है जहाँ पर ब्रिटिश का उपनिवेश था, वहाँ लेके लोगों को ले जाते थे काम कराने के लिए। क्या है, तो फिजी है ना, ये एक इंडेंच्योर्ड लेबर क्या है, तो इंडेंच्योर्ड ए डी है लास्ट में, इंडेंच्योर्ड यहाँ भी लिखते हैं, ए डी है लास्ट वाला और आर ई है, इंडेंच्योर्ड लेबर ये ई है, यहाँ भी लिखते हैं इंडेंच्योर्ड लेबर। इसको गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं हिंदी में। क्या है ना, तो गिरमिटिया मजदूर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर कह सकते हैं। अभी भी लोग जाता है विदेश में फाड़ करने, तो ले जाता था और उसको काम करने के लिए, और लेकिन वहाँ से भाग के चले आए थे, मतलब मजबूरी में, बहुत सब लोग नहीं भागते थे, बहुत मुश्किल था आना। तो मजदूरों के जीवन शैली से वो अच्छी परिचित थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया और उन्होंने आंदोलन जो है तलुकदारों जमींदारों के खिलाफ, बुक में देखेंगे तलुकदार इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, और लैंड ओनर जमींदार मतलब लैंड ओनर, जो कि उनके वो लोग मजदूरों का जो है शोषण करते थे, मजदूर वर्ग का शोषण करते थे, किसानों का शोषक थे यानी एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है। और ये शोषक वर्ग ने किसानों से जो भारी भरकम लगान और बेगार लेते थे। बेगार क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर ये बेगार मतलब क्या होता है, बेगार ऐसे यहाँ पर अगर लिखे ये बेगार लिखाएगा हिंदी में भी। बेगार क्या था, तो बिना पेमेंट के जो उनके किसान जो उनके रेंट पर खेती करते थे उनके खेत पर, उनके बिना पेमेंट के जो है वो काम करवाते थे, उनको कोई पेमेंट नहीं देते थे, इसको बेगार बोलते थे, है ना। और ज़्यादा टैक्स भी देते थे। तो इसको बाबा रामचंद्र ने जो है सब लोग को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, कहा कि चाहे धोबी हो, नाई हो, वाशरमैन हो, कोबलर हो, है ना, तो ये सारे जो काम करने वाले थे, लोग कहा कि आप जो है इसको कोई भी जो है इसका काम नहीं कीजिए, इसका बाइकाट कीजिए, है ना। और वहीं पर जो है नाई, धोबी और बढ़ई जो भी हैं, हजाम, वाशरमैन, इससे कोई काम नहीं कीजिए। और इकट्ठा किया उन्होंने, गिदर किया। और जून में जो है आप देखेंगे यहाँ पर, जून 1920 में जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं, जो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू कौन आते हैं, तो पीटी नेहरू यानी पंडित पीटी जे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये भी आते हैं। अवध के गांवों में दौरा किया और गांवाल से बातचीत की, उनकी व्यवस्था समझने का प्रयास किया। और जो फिर जो देखते हैं यहाँ पर कि अक्टूबर तक जो है जो है पीटी जवाहरलाल नेहरू जो है
उन्होंने क्या किया, बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर, बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर, रामचंद्र के साथ मिलकर जो है इन्होंने क्या किया, अवध किसान सभा गठन किया। क्या चीज किया, तो अवध किसान सभा का गठन किया। ठीक है, ऐसे अवध जो है यूपी का पुराना नाम है, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा गठन किया जून 1900, और देखिए हुआ, और ये इतना पॉपुलर हुआ कि कुछ महीनों में जो है 300 से ज़्यादा जो है किसान सभा के फ्रेंचाइजी ब्रांचेस शाखाएं जो है वो बन गई। और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के इस आंदोलन के ऐसे स्वरूप जो है ऐसा बन चुके थे, विकसित हो चुके थे, है ना, कि जिसमें कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस का लीडर जो था, लीडर लोग जो थे खुश नहीं थे, क्योंकि जमींदार नाराज हो जाता उसको खुश करते तो फिर आप देखते हैं इसके बाद में जो है कि आंदोलन फैला तो तालुकदार जो है व्यापारियों के मकानों पर हमले किए जाने लगे 1921 में, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा किए जाने लगा, और बहुत सारे स्थानों पर जो है स्थानीय नेता और किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी, और महात्मा गांधी का नाम लेकर ये सारे जो कार्रवाई की जा रही थी, अपने आकांक्षा को, अपने विष को जो है गांधी जी के नाम पर लोग सही ठहरा रहे थे, है ना। और उसी में जो है हम देखते हैं आगे हम देखेंगे अगर कि एक नाम आता है अल्लूरी सीताराम राजू। कहाँ, तो गोडेम हिल, है ना, गोडेम हिल। कहाँ पर, तो आंध्र, गोडेम हिल्स एस है, कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गोडेम हिल जो है मिलिटेंट, एक गुरिल्ला मूवमेंट, यहाँ पर गुरिल्ला मूवमेंट, कौन मूवमेंट चला गोडेम हिल में, तो गुरिल्ला, गोरिल्ला मूवमेंट यानी छापामार युद्ध। कौन युद्ध, तो छापामार युद्ध या उग्र गोरिल्ला आंदोलन जो है, इन्होंने छापामार युद्ध भी करते थे, आंदोलन जो है इन्हें शुरू कर दिया। कौन थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था इनका, तो और हम इंग्लिश में लिखे तो ऐसे था, है ना, अल्लूरी सीताराम राजू, सीताराम राजू, ऐसे राजू, अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये वहाँ पर एक भूत भविष्य भी लिखते थे, जिसको राजू जो है लोगों को हाथ देकर भूत भविष्य बता देते थे, यानी क्या होने वाला नहीं होने वाला है। और इन्होंने कहा कि हमको जो है ये जो गांधी जी के फॉलोवर थे अल्लूरी सीताराम राजू, कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में गोडेम हिल, है ना, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम जो है गांधी जी के फॉलोवर थे। इस बाद में गांधी का भी पहनते थे और मांस मदिरा छोड़ दिए थे, माने ये सब, और वे छापामार युद्ध ब्रिटिश से कर रहे थे, और लोग उनको गॉड की तरह मानते थे, है ना। वो कहते थे कि हमको गॉड का आशीर्वाद है, हम पर बुलेट या गोली का कोई मतलब असर नहीं होगा, है ना। खादी पहन कर लोग जो है उनके साथ लड़ रहे थे, छापामार युद्ध कर रहे थे ब्रिटिश से। लेकिन वो 1924 तक जो है अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर लिया, ब्रिटिश ने पकड़ लिया, और उनको बाद में जो है वो हैंग कर दिया, फांसी दे दिया गया। तब तक कि वहाँ जो है, यहाँ दिखेंगे बुक में देखेंगे कि फोल्क, ऐसे फोल्क मतलब होता है लोकल, लोकल यानी स्थानीय। तब फांसी चढ़ने से पहले, मरने से पहले वो जो है स्थानीय लोगों के बीच में स्थानीय हीरो बन चुके थे। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में गोडेम हिल में। ठीक है, तो ये था। ये अब है दूसरा जो है स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि बगानों में स्वराज। क्या चीज, तो बगान, प्लांटेशन मतलब बगान, बगानों में, यहां से आपको हम पीछे देते हैं, बगानों में, यहाँ पर बगानों में
क्या स्वराज का मतलब क्या था? देखिए, एक 1859 में, है ना, 1859 में, यानी 1857 के विद्रोह के 2 साल बाद क्या हुआ था 1859 में? तो एक जो है 1859 में एक एक्ट आया था। कब? तो 1859 में एक एक्ट आया था, यानी कानून आया था। उस एक्ट का नाम क्या था? तो इमिग्रेशन एक्ट। इमिग्रेशन, एन हो लास्ट में, इमिग्रेशन एक्ट। क्या था? इमिग्रेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत ये जो कहाँ से लिया गया था? तो आइलैंड इमिग्रेशन था, ये आइलैंड से एक्ट लिया था, इसमें आइलैंड से प्रभावित आइलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। इसके अंतर्गत में क्या था? तो जो बागान में काम बचा, बागान क्या होता है, प्लांट क्या होता है, एक फसल को बहुत ज़्यादा एरिया में, क्षेत्र में उगाने को क्या बोलते हैं? बागान या प्लांटेशन बोलते हैं। एक क्रॉप को, एक कोई भी अनाज को, तो उसको प्लांटेशन बोलेंगे, कोई भी फसल को। तो जैसे चाय, कॉफ़ी, टी बागान, इस तरह का। तो खास करके जो है आप देखेंगे कि असम के बागाने में मजदूरों को आज़ादी का मतलब था कि चार दीवारी, इसकी इस एक्ट के अंदर में मजदूरों को 24 घंटा बागान के अंदर में, गेट के अंदर में रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। बाहर जाना, काम करना है, खाना है, और बाहर जाना अलाउ नहीं था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है, मजदूरों के अकॉर्डिंग जो है, उन्होंने कहा कि अब गांधी जी ने कहा है कि सबको जो है मतलब आज़ादी मिल जाएगी, अपने गांव में ही काम मिल जाएगा। तो वो लोग बाहर जाना, उनका मतलब था कि यहाँ से बाहर निकलना उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? बाहर निकलना, है ना, आज़ादी, बाहर निकलना। तो ये था उनके लिए। फिर इमिग्रेशन एक्ट में जो है काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त से बाहर जाने की छूट नहीं थी, होती थी। और वो लोग अब जो है इस बारे में, अब जब नोटिफिकेशन चल रहा था, तो वे बाहर निकले और यहाँ निकल गए असहयोग आंदोलन में। चुनाव मजदूरों ने निकल गए, अधिकारियों को आज्ञा का पालन नहीं किया, ऑर्डर का पालन नहीं किया, और अपने घर के लिए निकल गए। लेकिन दुर्भाग्य से मतलब वो कहते थे कि गांधी राज आएगा, सबको अपने घर में, गांव में काम मिल जाएगा, गांव चल दिए। लेकिन उस दिन स्टीमर और रेलवे की हड़ताल थी, स्ट्राइक थी, और रास्ते में फंस गए, और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई की और फिर से यहाँ पर ले आया, है ना। औपनिवेशिक काल में, कॉलोनियल पीरियड में, मतलब खदानों में फसलों को बढ़ावा देने के लिए, नकदी फसल, व्यापारी फसल को उगाने के लिए, चाय, कॉफ़ी, रबर, पटसन, जूट, ये सब क्या था? प्लांटेशन क्रॉप थे, बगानी फसलें थे। यहाँ से मजदूर लेके कहीं बाहर भी लोग जाते थे, जैसे बाबा रामचंद्र जी गए थे। तो कांग्रेस ने जो थे, जो आंदोलन थे, आदिवासी वर्ग की उपेक्षा की, उनको अनदेखा कर दिया कांग्रेस ने। और इन्होंने गांधी के स्वराज के आंदोलन का अर्थ लगाया, अपने ही शब्द में लगा लिया कि स्वराज की प्राप्ति से उनकी पूरी स्वतंत्रता थी, कि हमको फुल इंडिपेंडेंस जो चाहिए वो मिल जाए, ठीक है ना। तो गांधी जी के नाम लेकर जो है अपने भावनाएं लोग व्यक्त करते थे, इमोशन को, और गांधी का नाम लेते थे, ठीक है। हम अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? टुवाल सिविलिस्ट मूवमेंट। टुवार्ड या टुवार्ड्स इस है सिविल डिसओबीडिएंट, डिसओबीडिएंट। इसका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई। उससे पहले हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि जो है 19-20-21 पुलिसकर्मियों की चौड़ी चौड़ाई में मतलब जला दिया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक आंतरिक बहस ये छिड़ गई कि देखिए, एक तो जो है 1926 से 30 के बीच में जो है क्या आर्थिक महामंदी आई, यानी इकोनॉमिकल डिप्रेशन आई, है ना। और लोग को जो है उपज बेच के टैक्स चुकाना काफ़ी भारी पड़ा था, नहीं हो पड़ा था। और 30 में ग्रामीण इलाकों में काफ़ी उथल पुथल, हलचल मची हुई थी। और 1926-30 के बीच में पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी आ गई थी, ठीक है ना। और इसी समय जो है हम देखेंगे कि ब्रिटेन में एक टोरी गवर्नमेंट आई, है ना। टोरी गवर्नमेंट आई, टोरी गवर्नमेंट आई, और उसने जो है एक कमीशन गठन किया, है ना। उसका हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन आई, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो साइमन कमीशन। तो साइमन उसके लीडर थे, तो ये यहीं पर लिखते हैं हम। है ना। तो हम क्या होता है यहाँ पर? साइमन
जो है कमीशन आया। तो सर जॉन साइमन क्या थे, इसके हेड थे, है ना। सर जॉन साइमन में साइमन कमीशन आया, भारत में आया। कब आया ये, तो भारत में इसकी एंट्री जो है साइमन कमीशन की ये 1928 में हुई। किस लिए आया था, तो ये आया था कि यहाँ पर कैसे आगे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए, इस बनाने के लिए। और इसमें साइमन कमीशन जो आया था इसमें 7 सदस्य थे, है ना, 7 सदस्य थे। सातों जो क्या थे, ये ब्रिटिश थे, यानी व्हाइट थे। तो व्हाइट थे तो इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, भारत के बारे में संविधान बनाना है जानने के लिए, तो इसमें एक भी भारतीय को नहीं समझा गया कि सही है, ठीक है ना। तो ये साइमन कमीशन का विरोध किया पूरे भारतीयों ने, और यहाँ नारा दिया गया साइमन गो बैक। क्या स्लोगन था, स्लोगन क्या था, तो साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों किया था कि इसमें 7 सदस्य एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी इंडियन शामिल नहीं किया था, इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया। इसके हेड कौन था, तो सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। हम देखते हैं कि संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस प्रस्ताव से गांधी जी और अन्य नेता जो है वो खुश नहीं थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, जो आक्रामक तेवर वाले नेता थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और उदारवादी यानी लिबरल और मध्यम वर्ग ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर, यानी उपनिवेश के भीतर संवैधानिक व्यवस्था पक्ष में थे, लेकिन इसके में का प्रभाव घटता जा रहा था। अब उड़ हो रहा था कि आप यहाँ से जाओ, हम अपना संभाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए साइमन कमीशन के भीतर जो है ब्रिटिश प्रांतों में पता लगाया कि सरकार कैसे चल रही थी, और प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ ठीक कार्य कर रही है, शिक्षा की कहाँ तक बढ़ोतरी हुई है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है का थॉट जो है अधिक बढ़ाया जाए और या सीमित किया जाए, या कोई उचित परिवर्तन किया जाए, क्या चेंज किया जाए। और इस कार्य के लिए साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, और विरोध प्रदर्शन के बावजूद 2 वर्ष तक परिश्रम करके जो है इसने अपना जो है काम कब किया था, 1930 में जो है वो पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं इस समय जो है अब देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है, अब उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ। क्या हुआ, तो लाहौर में, है ना, लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग हुई। कांग्रेस के यहाँ पर अधिवेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो जो पीटी जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और सुभाष चंद्र बोस सब क्या थे कि भारत से यहाँ चला जाए पूरी तरह से। और यहाँ पर मीटिंग में लाहौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, और इसमें जो है क्या मांग किया गया, इसमें डिमांड किया गया कि फुल इंडिपेंडेंट, फुल इंडिपेंडेंट यानी पूर्ण स्वराज। क्या मांगा किया गया, पूर्ण स्वराज, यानी आप यहाँ से जाइए हम अपना संभाल लेंगे। पूर्ण स्वराज किसके लीडरशिप में, तो जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, अध्यक्षता में, है ना, पूर्ण स्वराज दिया गया। और इसी समय हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने नमक पर जो है टैक्स लगा दिया, इसको बोलते हैं साल्ट मार्च, ठीक है ना। और यहीं से जो है सिविल डिसओबीडियंस शुरू होता है, सिविल डिसओबीडियंट, शॉर्ट हो गया, सिविल मूवमेंट शुरू हुआ था। तो गांधी जी जो है उन्होंने पाया कि साल्ट जो है एक पावरफुल उनको मौका मिल गया है, मतलब उसको सिंबल मिल गया है जिससे कि लोगों को जो यूनाइट कर सके सब लोगों को। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने, कब, तो 31 जनवरी 1930 को, तो 31 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या किया, इरविन को, है ना, जो उस समय वायसराय कौन था, वायसराय क्या था, तो लॉर्ड इरविन था। उन्होंने इरविन को लेटर भेजा, और इस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड किया था। लेटर में कितने, तो लेटर में उन्होंने जो है 11 डिमांड किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो हम क्या जो है स्वतंत्र होंगे,
मतलब अपना आगे प्रोग्राम करने के लिए जो हमको करना होगा करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है ना। जो वो जो है उन्होंने कहा, जो डिमांड रखा था, है ना, उसमें डिमांड में क्या था, तो कि भाई हमको नमक पर से, टैक्स पर से आप जो है वो क्या करेंगे, आप हटा देंगे, जो अ, जो टैक्स है वो हटा देंगे इस तरह, लेकिन वो ये सब डिमांड था यार, बताएंगे नहीं, कुछ जानना नहीं है वैसे। तो गांधी जी के उसमें जो जो उन्होंने दिया था उसको कि भाई आप इसको रिप्लाई कीजिए, कोई रिप्लाई नहीं दिया, नेगलेक्ट कर दिया उस लेटर को। फिर गांधी जी ने, है ना, और कहा कि अगर 11 मार्च तक उन्होंने उनको दिया था, कब तक, 11 मार्च तक, और दिया था कि अब नहीं कीजिएगा मार्च तक लेटर, और नहीं कांग्रेस जो है वो लंच, कांग्रेस क्या करेगी, सिविल मूवमेंट चलाएगी। तो इरविन ने जो है कोई इच्छा नहीं प्रकट की, निगलेक्ट कर दिया गांधी जी के इच्छा को। फिर जो है हम देखते हैं कि गांधी जी ने मतलब ये अपने 78 फॉलोवर के साथ, अच्छा, ये जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1929 में, जो कांग्रेस सेशन हुआ था, ये 44वां 44th जो है कांग्रेस सेशन था। कहाँ, लाहौर में, लाहौर में 44th कांग्रेस सेशन था, जिसमें डिमांड ये फुल इंडिपेंडेंट मांगा गया और कहा गया कि साल भर में आप पूर्ण स्वराज नहीं देते थे, हम अगले साल जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या फुल इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी को जो है ये हम लोगों ने अगले साल 1930 26 जनवरी को फुल इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इसी के याद में हम लोगों ने अपने संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था, हम लोग उसके गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1929 वाला जो साल भर का अल्टीमेटम दिया था वो था। तो यहाँ गांधी जी जो क्या किए, जो उन्हें जब कोई मतलब उसका कोई नहीं दिया, लेटर का कोई जवाब नहीं दिया, तो जो है गांधी जी ने उन्होंने अपना क्या किया है, तो पत्र लिखा, अगर उसका जवाब नहीं दिया तो फिर जो है जैसे आपके बुक अकॉर्डिंग में देखा जाए उसमें तो 11 और 12 मार्च को जो है ये मार्च में क्या किया उन्होंने, तो इन्होंने मार्च में क्या किया कि 1930 को अपने 78 जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उनके साथ में उन्होंने साबरमती आश्रम से, कहा, तो साबरमती आश्रम से क्या किया उन्होंने, आश्रम से डांडी मार्च शुरू किया। क्या मार्च मतलब आगे जाना, तो उन्होंने शुरू कर दिया। और आगे समुद्र तटीय इलाका था, समुद्र तट साबरमती की जो डांडी जगह था, समुद्री गांव था, वहां पहुंच कर उन्होंने 6 अप्रैल को, कब, तो 6 अप्रैल को जो है वहां चलकर नमक जो है बॉयल किया और वहां पर नमक कानून तोड़ दिया। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या किया था कि 240 माइल कितने दिनों में, तो 24 दिन यात्रा में जो है यहाँ उन्होंने 240 माइल चलाए, यानी एक दिन में 10 माइल चला उन्होंने। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा, नमक कानून का उल्लंघन किया, और यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। और ये सिविल डिस मूवमेंट शुरू हो गया फिर। और इसमें प्रोग्राम में क्या था, हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि 1928 में बरदौली में जो है, सूरत में, बरदौली कहाँ है, सूरत में जिला में है। इससे पहले हम बता दें आपको 1928 में, 1928 में बरदौली क्या है, तो अच्छा इसको हिंदी में लिख देते हैं। बरदौली कहाँ है, तो सूरत में है, यानी गुजरात में, 1928 में, सॉरी 1928 है, 1928 में एक किसानों के जो लिए है, किसानों को भूमि कर देने से इनकार कर दिया था। इसको सरदार पटेल जी ने लीड किया था, यहीं पर इनको सरदार की उपाधि मिली थी, पटेल साहब को, है ना, वल्लभ भाई पटेल को यहाँ सरदार की उपाधि मिली थी, गांधी जी ने दिया था वहाँ के महिलाओं की तरफ से, सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खैर ओके, तो ये था। तो इसमें अब सबीना वगैरह में भी वही था, बाइकाट आंदोलन, बाइकाट यानी स्वदेशी गुड्स का जो है
यूज करे या बाइकाट करे, किसका, विदेशी संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशन का, सामानों का, है ना, और स्वदेशी का जो है प्रमोट करना था। ये था बाइकाट मूवमेंट था। ओके, क्लियर है। और इसमें कार्यक्रम प्रोग्राम में क्या था, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़े, सारे देश में सविनय आंदोलन का संकेत का सिंबल था। महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए जगह जगह लोग जो है सरकारी कानून को तोड़ना शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन में कार्यक्रम शुरू किया था कि गांव गांव में, कहाँ कहाँ, तो विलेज टू विलेज, विलेज जो है क्या करेंगे, तो कानून तोड़ेंगे, ब्रोकन द लॉ। और विद्यार्थी सरकारी स्कूल और कर्मचारी सरकारी दफ्तर यानी ऑफिस छोड़ दे। और महिलाएं जो है वोमेन वे क्या करेंगे, पिकेटिंग देंगी, यानी शराब की दुकान पर, अफीम की दुकान पर, विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना देंगी या पिकेटिंग करेंगे। पिकेटिंग करना यानी धरना देना, आगे दुकान के आगे जो है वो बैठ जाना, ठीक है ना। तो ये सब प्रोग्राम जो है इस तरह की चीज़ें गांधी जी में थे। और विदेशी कपड़ों का होली जलाया गया, लोग जो है सरकार को टैक्स देना बंद कर दे। बिहार में चौकीदारी कर टैक्स देना बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी जो है नमक के कानून को तोड़ने में सत्याग्रह तेजी आई। और कहाँ कहाँ, तो बम्बई, बम्बई बम्बई और कहाँ कहाँ, बंगाल, बंगाल, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, है ना, मध्य प्रदेश एमपी, और कहाँ, तो बिहार में भी जो है नमक बनाना शुरू कर दिया गया था। गांधी जी ने वुमेन को, नारियों को शराब की दुकान पर धरना देने के लिए कहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा पहली बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महिलाओं ने भागीदारी किया। और सबसे ज़्यादा कहाँ से किया, तो इसमें सिविल डिसओबीडिएंट में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भागीदारी की। और खास दिल्ली में, है ना, दिल्ली में लगभग 1600 जो वोमेन जो थी, कितना, तो 1600 यानी 1600 महिलाएं जो है पर्दा उतार कर जो है सत्याग्रह में शामिल भाग लिया। और इतिहास में काफ़ी यादगार रहा। कैद से बाद में सब नारियों को कैद में डाल दिया गया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। और धारसना में, कहाँ, तो एक जगह है धारसना, है ना, धारसना में जो है 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की। और पुलिस ने बहुत बुरी तरह पीटा। इसमें से अनेक लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए, घायल हुए, बहुत सारे लोग मर गए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो है काफ़ी सफल रहा। अच्छा, आंदोलन स्थापित करने के लिए गोलमेज सम्मेलन, है ना, गोलमेज मेज जो है सम्मेलन में कांग्रेस को भाग बनाने के लिए यहाँ पर अब गांधी इरविन पैक्ट हुआ। क्या हुआ, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है अब, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो दिसंबर 31 मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पैक्ट हो गया, गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ पर राउंड टेबल में भाग लेने की समझौता कर लिया गया। इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे गांधी इरविन पैक्ट, यानी समझौता। पैक्ट मतलब क्या, समझौता। तो गांधी ने समझौता कर लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन कौन हुए, तो 1930 से 32 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, लंदन में हुए। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो है अच्छा, गांधी से समझौता क्या हुआ था, ये जो है 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सॉरी, फिर से लिख देते हैं, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, तो गांधी इरविन पैक्ट मतलब समझौता हो गया। तो गांधी जी क्या करेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाएंगे, है ना, इसमें तो ये समझौता हो गया और मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। फर्स्ट मूवमेंट में कोई नहीं गया था। और दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए। कहाँ गए, तो देखिएगा यहाँ पर कि दिसंबर
1931 में कहाँ के गांधी जी? गांधी जी वेंट टू लंदन, इसके तो कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिटर्न उदास होकर डिसपॉइंटेड होकर रिटर्न आ गए। और वो फिर से उन्होंने गवर्नमेंट के जो है न्यू साइकिल चल रहा सप्रेशन को दबाने का, और गफ्फार खान और जवाहर नेहरू, अच्छा गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान है कहाँ से? पेशावर पाकिस्तान के थे। इन्होंने नमक सत्याग्रह में पेशावर पाकिस्तान में लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया इन्होंने पेशावर पाकिस्तान में, और उन नमक सत्याग्रह में काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट किया पेशावर में, पाकिस्तान एरियाज में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो है काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट दिखाया। बाद में जब गांधी रिटर्न आए थे, दोबारा शुरू किए, तो उस समय जवाहर नेहरू और गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान दोनों ही जेल में ही थे, और कांग्रेस जो है इलीगल यानी गैर कानूनी पार्टी घोषित की गई थी, है ना। और यहाँ पर देखेंगे मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन को जो है बाइकाट प्रोग्राम जो है यहाँ चल ही रहा था। लेकिन एक हम देखते हैं अभी आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया, गोल में समय में जाएंगे, और इसमें क्या क्या हुआ समझौता में, तो सरकारी आदेशों और चालू मुकदमों को वापस ले लेगी सरकार, और हिंसक घटनाओं में जो शामिल नहीं है कैदी, जो वायलेंस में, उनको छोड़ दिया जाएगी, और सरकार समुद्र के पास रहने वाले लोगों को बिना टैक्स दिए हुए नमक यानी साल्ट टैक्स बनाने की जो है वो अनुमति देगी, ठीक है। और फिर सरकार विदेशी कपड़ों, शराब और अफीम की दुकानों पर शांतिपूर्ण पिकेटिंग करने का, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, पिकेटिंग मतलब धरना देना, यानी दुकान के आगे बैठ जाना, है ना। वो धरना शांतिपूर्वक धरना देगी, उसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगी, और सरकार जो सत्याग्रही की जब्त संपत्ति वेल्थ है वो वापस कर देगी, रिटर्न कर देगी। गांधी जी भी निम्नलिखित बातें मानने पर, जैसे कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी, महात्मा गांधी पुलिस की जाति के बारे में निष्पक्ष जांच की मांग छोड़ेंगे, यानी जांच के मांग को नहीं उठाएंगे, और कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जो गई थी भी, और कांग्रेस जो है उत्तरदायी शासन को, अभिरक्षणों को रक्षा कवच यानी सेफ गार्ड इसे बोलते हैं, अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीयों का वास्तविक जो है वो नियंत्रण स्थापित न होकर असली शक्ति गवर्नर के पक्ष में रहती थी। और कांग्रेस ने जो है लेफ्ट विंग यानी वामपंथी से, जैसे आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, समझौते को सरकार के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण बताया, और राइट विंग ने इस समझौते को संतोष प्रकट किया, यानी जो लिबरल थे, है ना। और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना रही, भारतीय युवक ने गांधी जी के बहुत रोष प्रकट किया था, क्योंकि आप देखते हैं कि समझौता के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को जो है फांसी दे दी जाती है, भगत सिंह और उनके साथ 3 साथियों को। और इसलिए गांधी जब यहाँ पर जो गांधी जब आए, तो नवयुवकों ने, यंग लोगों ने कराची अधिवेशन, कराची कहाँ याद रखिए, कराची यानी पाकिस्तान में जो है, कराची में काला झंडा दिखाया गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया, ठीक है ना। तो हम जो है इतना तो हम लोग पढ़ लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कहीं ना कहीं देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि एक है कि हाउ द पार्टिसिपेट मूवमेंट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, यानी लोगों ने सविनय में कैसे लिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गाँव में किसान जो है समुदाय जो है, गुजार पटीदार, उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलन सक्रिय था। व्यवसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में काफ़ी मंदी, गिरती कीमत में बहुत परेशान थे, और उसकी नगद आय जो खत्म होने लगी थी, और सरकार को लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था, और सरकार जो है लगान कम करने के तैयार नहीं थी, और इससे संतोष था। और किसानों ने सविनय आंदोलन में बढ़ चढ़ के सपोर्ट इसलिए किया ताकि उनको टैक्स नहीं देना पड़े, या कई बार जो है अनिच्छा के सदस्यों को बहिष्कार मजबूर किया कि स्वराज की भारी लगान के खिलाफ जो लड़ाई थी उनके लिए, कि लगान में कम नहीं देना पड़ेगा किसान के लिए, है ना। लेकिन गांधी जी ने दोबारा जब मूवमेंट बंद कर दिया, दोबारा शुरू किया, लोगों ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक फूस फटाके की संज्ञा दी गांधी जी के आंदोलन को, क्योंकि इस प्रकार फूस फटाका आराम में तेजी से जलता है, बाद में आवाज़ नहीं करता है, इसलिए उन्होंने कहा था, है ना। और बहुत सारे किसान जमींदार जो है
पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, और महामंदी यानी इकोनॉमिकल डिप्रेशन में खींची नकदी आमदनी में जो है छोटे परिवारों को काफ़ी जो है वो ज़मीन किराया चुकाना मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को भारी चुकाना नहीं किया जाए और माफ़ कर दिया जाए उनके टैक्स को। और रेडिकल आंदोलन का हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व कौन अक्सर जो है समाजवादी यानी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के हाथों में था। और अमीर किसान जो है जमींदार जो है नाराजगी की वजह से कांग्रेस ने भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं किया जाती रही, यानी गरीब किसान कांग्रेस के संबंध जो है वो काफ़ी अनिश्चित रहे, निश्चित नहीं रहे। और व्यापारी वर्ग हम देखते हैं, व्यापारी वर्ग जो थे, व्यापारी वर्ग यानी जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था। हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग भी कहा कि सबसे ज़्यादा अटैक तो उसी पर किया था, व्यापारियों पर। व्यापारी के रूप में ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ, बाद में जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि आप देखेंगे कि एक जो है इन लोगों ने अपना फेडरेशन बनाया था। फेडरेशन का नाम क्या था? FICCI, यानी इसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ये कब किया था? तो इन 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसको लीड कौन कर रहे थे? तो ये थे पुरुषोत्तम टंडन दास। क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास। फिर क्या नाम था इनका? ठाकुर साहब GD बिरला। GD बिरला अभी जो बिरला ग्रुप है दादा परदादा थे, है ना। जैसे जाने माने जो लोग जो इस उद्योगपति जो है अर्थव्यवस्था के जो है वो मतलब समर्थन कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, लेकिन गांधी जी जब इसको ख़त्म कर दिए थे, इन लोग का भी समर्थन जो है वो ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और 1920 में जो है एक अखिल भारतीय माने इंडियन औद्योगिक जो है इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920 में। कब? तो इंडियन, देखिए इंडियन लिखते हैं शॉर्ट में, कमर्शियल या कमर्शियल कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1920 में, कांग्रेस के अंदर में हुई थी 1920 में। तो ये लोग भी जो है बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब गांधी जी जो है बाद में देखे कि गोलमेज सम्मेलन हुआ और निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जो ये इंडस्ट्रियल ग्रुप था, व्यवसाय ग्रुप थे, उन्होंने भी जो है उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था और वे लंबी आशंका के चलते जो है कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद की भावना से डर गए थे, वो भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा बता दें आपको कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, है ना। पढ़ा में जो है क्या एक सदस्य जो है व्यापारी वर्ग से थे, बाद में गांधी जी है तब इसे कॉमन पीपल लोग जुड़ने लगे, ठीक है। तो सिविल मूवमेंट समझ गए। और यहाँ पर यही इसमें भी बैकाट मूवमेंट था ही, सब बैकाट तो कर्नल प्रोफेसर में था, सिविल मूवमेंट भी था। और इस पर हम बात देखेंगे लिमिटेशन ऑफ सिविल मूवमेंट क्या था। तो द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, यानी इसका सीमाएं कहाँ थी। देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित वर्ग की भागीदारी भी काफ़ी सीमित थी। ज़्यादा दलित जो है SC जिसे बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं SC यानी शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों को बहुत मतलब इससे कहा था कि हिंदू जो है स्वयं को दलित से ऊंच समझता था, उनको बहुत रूढ़िवादी कंजर्वेटिव हिंदू जो थे, उच्च जाति, अरे उच्च नीच तो होता नहीं है क्या, उसको 3 में टंगड़ी होता है और हर व्यवसाय हर कोई जब करता है हर काम करता है। तो संविधान में भागीदारी के लिए समान अवसर चाहती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहती थी। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन छुआछूत को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक ये स्वराज नहीं मिल सकेगी। गांधी जी ने कहा छुआछूत नहीं खत्म होता तब तक 100 वर्षों तक हमको आज़ादी नहीं मिलेगी, स्वराज नहीं मिलेगी। गांधी जी ने दलित समाज को जोड़ने के साथ के कार्य से उन्होंने कहा अछूतों को हरिजन के नाम दिया, यानी ईश्वर की संतान। उन्होंने सार्वजनिक स्थल जैसे कि मंदिर तालाबों में हरिजनों को जाने की इनकी सड़क पर और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह भी किया। और निम्न कार्य करने वाले को भी गांधी जी ने इस समाज का हिस्सा बताया और कहा कि समाज के सभी लोगों को समान अधिकार होने चाहिए। उन्होंने उच्च जातियों को कहा, आह्वान किया कि अनटचेबल यानी अस्पृश्यता छुआछूत के पाप को छोड़ दीजिए
और बहुत सारे दलित नेता जो है अपने समुदाय की समस्याओं को हल करने के लिए वो खुद आगे आ रहे थे, खुद जो है वो कुछ करना चाह रहे थे, है ना। विधान परिषद में किसी दलित को चुन के भेजा था, इसके लिए उन्होंने किया। महाराष्ट्र में खास करके महाराष्ट्र और नागपुर में, नागपुर एरिया जो है नागपुर, वो भी संतरा के लिए फेमस है। ये काफ़ी, ये सम्मेलन जो है काफ़ी वो मतलब ये मजबूत थी। इसमें हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 1891 में हुआ था और इनकी देहांत कब हुआ था, तो 1956 में, लेकिन मरने से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। उन्होंने दलित धर्म को उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जैसे उनको मंदिर में एंट्री मिले, सार्वजनिक तालाब कुओं में पानी भरने का अधिकार मिले, इस तरह के पूरे जीवन भर जो है संघर्ष करने लगे, है ना। और दलित लोगों से कहा कि आप पढ़ाइए और बच्चों को जो है स्कूल भेजिए और शिक्षा से जो बहुत उनका सुधार जो है वो आएगा, ठीक है ना। ये बी आर अम्बेडकर बाद में उसमें लीडर हुए और इन्होंने जो है हमेशा उम्र जो है ये लड़ते रहे, लोग मतलब क्या चीज़, लोगों के मतलब भलाई के लिए, लोअर कास्ट के यानी एसटी क्लास के भलाई के लिए। और इन्होंने डिप्रेस क्लासेज यानी दबे कुचले वर्ग जो है, डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन का स्थापना किया उन्होंने। कब किया, तो 1930 में, है ना। और लेकिन 1930 में किया, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि बताया कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के सांप्रदायिक निर्णय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्णय जिसे बोलते हैं, ये 20 सितंबर 1932 में, इस समय जो है गांधी जी जो है अनिश्चित उपवास पर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कर दिया कि भाई अब दलित के लिए भी अलग वोटिंग होगा, इलेक्टोरल सिस्टम होगा, यानी इलेक्शन के लिए अलग व्यवस्था होगी, तो दलित चुने जाएंगे, दलित को दलित ही चुनेंगे, है ना। उससे पहले 1909 में, आप जानते हैं 1909 में पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ था, इनके अंदर मुस्लिमों को अलग कर दिएगा, मुस्लिम का चुनाव भी अलग होगा, उसके लिए मुस्लिम चुनेंगे, अलग खड़ा होंगे, है ना। अब 1932 में क्या हुआ, अब दलित को भी यानी एससी को भी अलग कर दिया गया हिंदुओं से। तो गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंद थे, पुणे में। कहाँ, पुणे की यरवदा जेल में ऐसे यरवदा जेल में जो है बंद थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो फिर आज़ादी नहीं मिलने से रहा हम लोगों को। तो उन्होंने बाद में मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और सारे नेताओं के मिलने के बाद, उस समय गांधी जी बीमार भी थे, बी आर अम्बेडकर से रिक्वेस्ट किया गया कि आप समझौता कर लिए, तो समझौता हो गया। उनको कहा गया कि जितनी आपकी लोगों की संख्या है उतना आपको सीट दिया जाएगा, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी दिया जाएगा। फिर बाद में जो है वो समझौता हो गया गांधी जी और कि नहीं, वो अलग नहीं होंगे और उनको रिजर्व सीट दिया जाएगा, हिंदुओं के साथ में ही रहेंगे, है ना। तो कम्युनल अवार्ड जो है वो गांधी जी ने किया था। फिर जो है 25 सितंबर को और 1932 में बी आर अम्बेडकर में और गांधी जी में समझौता हो गया था, कम्युनल अवार्ड को हटा दिया गया था, उनको रिजर्व सीट दिया, कंस्टिट्यूएंसी दिया जाएगा बी आर अम्बेडकर जितनी उनकी संख्या है लोगों की, उनकी समुदाय की, और ये उसमें पैक्ट समझौता हो गया था। इसी को बोलते हैं जो है पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट, यानी गांधी हिंदी पैक्ट भी इसको बोलते हैं, है ना। ये कब हुआ था बता दिए ना, 25 सितंबर में 1932 को हुआ था, 1932 को हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, अब बता चुके हैं आप सबको। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर आप लोग देखते हैं बाद में कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर से गठबंधन हो गया था और 1927 में ऐसा लगा, 1927 में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतभेद भुलाकर भावी विधानसभा के सवाल पर थे। और मुस्लिम नेताओं ने, एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में रिजर्व सीट दे दिया जाए तो मुस्लिम बहुल प्रांत में बंगाल पंजाब में मुसलमानों की आबादी का अनुपात प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन चुनाव की मांग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन उसी में जो है एक हिंदू महासभा के सदस्य थे, हिंदू महासभा के जो है
है ना, हिंदू महासभा के सदस्य थे। क्या नाम था उनका? M.R. जयकर। ये आलोचना करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे और समझौते खुलेआम निंदा करने लगे, और हिंदू मुसलमानों की जो है समझौता नहीं हो पाई, और मुस्लिम वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू आंदोलन समझता था, और कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी समझता था, और मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का नेतृत्व कर रही थी वो आंदोलन से अलग ही रही, यानी सबने आ गया आंदोलन से, और मुस्लिमों को अलग रखने के लिए भी कहा गया, और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच जो है अब संदेह सस्पिशन की माहौल जो है उत्पन्न हो गया। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी मुस्लिम बहुसंख्यकों से शासन को अपने आप से भयभीत समझने लगे, और उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक जो है वर्चस्व यानी डोमिनेंट जो है अल्पसंख्यकों की संस्कृति पहचान में खो जाएगी, है ना। बाकी बाद में जो है मोहम्मद इकबाल ने भी जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था, उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उनके भारतीय होमलैंड को अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार स्वतंत्र विकास करने का अधिकार दिया जाए, तो वो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने भी कहा कि भारत को अलग होना चाहिए, भारत से अलग होना चाहिए पाकिस्तान को, मुस्लिम एरिया को, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल जी ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था, 1930 के अध्यक्षता में उन्होंने ऐसा बात कहा था, ठीक है। तो ये तो सांप्रदायिक पंचायत, गांधी भी समझौता हो गया, पैक्ट हुआ था, जो पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। बड़ौदा जेल में गांधी जी बंद थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ही वीडियो में सारा पीछे की है टोटल है, और विशेष कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। अब जो है हम नेक्स्ट में जानते हैं कि सामूहिक पहचान में बात करेंगे, है ना। सामूहिक पहचान यानी द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब अपनेपन का पहचान, अपनेपन का भाव। राष्ट्रीय भावना एकता को जानते हैं कैसे होता है, कैसे हम जानते हैं कि जैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना इतनी पुरानी है जितने कहा कि वेद 1857 में महान स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, 1857 में 1857 में सिपाही रिवोल्ट हुआ था, है ना। और सारे लोग एक दूसरे के होकर जो है उन्होंने कहीं न कहीं लड़ाई फाइट किया था, और राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और नेशनल इंडियन कांग्रेस को सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संघर्ष में पैदा हुई थी। अब बहुत सारी सांस्कृतिक जो है प्रतिक्रिया यहाँ पर हुई, लोगों के दिल यहाँ पर छा गई थी। उसके लिए क्या होता है, तो नेशनल एंथम जैसे जन गण मन के लिए रविंद्र टैगोर ने लिखा वंदे मातरम सॉन्ग, वंदे मातरम सॉन्ग किसने लिखा था, तो आनंद मठ बुक में किन्होंने लिखा था, तो बंकिम चंद्र किन्होंने लिखा था, तो बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ बुक से लिखा वंदे मातरम, जो कि 1905 के बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी समय यह गीत जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ था। जैसे जन गण मन 1911 में रविंद्र टैगोर ने, अच्छा दोनों जो है कलकत्ता में ही पहली बार गाया गया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है जन मन गाया गया था, उससे एक मुस्लिम है उसके प्रेसिडेंट थे, है ना। अब हम जानते हैं तो जैसे मातृभाषा की वजह से भारत माता की पिक्चर सबसे पहले किसने बनाया, भारत माता की पिक्चर जो है सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। भारत माता की किसने बनाया सबसे पहले, तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो है नेफ्यू थे, यानी भांदा बच्चे टैगोर ने बनाया पहले बार भारत माता पिक्चर। वैसे ही हमारे जो है जो भाट होते हैं, एक भाट ऐसे होता है भाट, है ना। भाट जो है वो जो गांव में घूम घूम कर लोक कला, फोक सॉन्ग, यानी बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी लोग हुए, लीडर हुए हैं, उनके मतलब गुणगान करते हैं। लोग बताते हैं कि कैसे वीर पुरुष थे, कैसे देश हमारा गौरव इतिहास अच्छा रहा था, कैसे सुनाते थे। तो इसी इमोशन से कल्चर, ट्रेडिशन कल्चर, जैसे हमारा नेशनल एंथम जन गण मन वंदे मातरम, मतलब राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से लिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी अपने बुक आनंद मठ में पहले बार भारत माता की पिक्चर बनाने का प्रयास किया था, और सब स्वतंत्र रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले बार भारत माता की पिक्चर बनाया था। इस तरह से राष्ट्रीय भावना आता है, सामूहिक पहचान मिलता है। मद्रास में ऐसा लोग जो जहाँ था फोक भाषा में, लोक भाषा में जो है उन्होंने स्थानीय भाषा में लोग जैसे गुजराती, मराठी, है ना,
भोजपुरी, मैथिली, असामी में लोग जो है राष्ट्रीय भावना को प्रमोट कर रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन को लोगों में भावना जगाने की कोशिश कर रहे थे, सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग एक ऐसा कर रहे थे। मद्रास में नटेल शास्त्री ने द फोकल्स ऑफ द सौंदर्य इंडिया के नाम से तमिल लोक कथा में एक 4 खंडों में प्रकाशित किया था। लोक कथाओं में लोगों को जो है बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य, नाटिकाएँ, बाल गीत मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। यानी लोगों को जोड़ने के लिए बहुत सारे इमोशनल जरूरत पड़ती है, जिसमें 8 सब्जेक्ट जो है काफ़ी जो है उदाहरण। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है तिरंगा झंडा, पहले जो तिरंगा झंडा था बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो किया गया था, उसमें हरा, पीला और लाल रंग जो है से तैयार किया गया था। बाद में गांधी जी ने 1921 तक तो जो है गांधी जी ने भी स्वराज झंडा जो तैयार किया, उसमें इसमें क्या था, अच्छा जो 8 इसमें जो तैयार किया गया था पहले झंडा, उसमें जो क्या 8 प्रांत यानी 8 जो है राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसमें जो है कमल के जो है 8 फूल थे, जो 8 राज्यों को जो प्रेजेंट करते, 8 जो क्या थे कमल के वो फूल थे, ठीक है ना। और हिंदू मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें अर्ध चंद्रमा भी लगाया था, क्या अर्ध चंद्र, है ना, और अर्ध लगाया था। 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया था, जिसमें तिरंगा हरा और लाल था। गांधी जी ने जो तैयार किया 1921 में, उसमें वो तिरंगा क्या था, उसका रंग क्या था, उसका रंग था वाइट, है ना, सेफ्रॉन, और रेड था यानी लाल। माने अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, लाल, सफ़ेद और हरा था, ग्रीन था, ठीक है ना। और इसके मध्य में गांधी जी ने चरखा के रूप में जगह दिया बीच में, बाद में उसको चक्र कर दिया गया था, है ना। झंडे हमें चलना जो है सब लोग गौरव समझते थे। और हम देखते हैं कि नेशनल एंथम फील भारत माता की एलगड़ी जो थी सिंबल, उसके द्वारा, है ना। और हमारे संस्कृति को हमारा अच्छा है, हमारे राइटरों लेखकों ने बताया, और हमारे यहाँ जो है सामूहिक भावना की पहचान की जो है शुरुआत हुई। इस तरह से चीज़ जो है ये गौरवपूर्ण जो है क्रांति हम कहते कि हम लोग आज़ादी प्राप्त किए। सांप्रदायिकता जो हिंदू मुस्लिम के था उसको भी लोगों ने मिटाने की कोशिश की। आपने बहुत सारे राइटर थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, अपना प्रेमचंद, ये लोग जो थे अपने लेखनी से द्वारा भी लोगों में सामूहिक पहचान भावना को बढ़ाने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये 4 यूनिट भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों एक ही वीडियो में सारे पूरे एक चैप्टर का हिस्ट्री का हमने कोशिश किया है बनाने का। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।